क्लास के अंदर अब तक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, वो है हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस जो है ये एक अ, पुराना सॉफ्टवेयर है, ओल्ड। और इसके बाद अब जो है हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं कि जिन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं। और उसमें जो है वो डेव सी प्लस प्लस है, हमारे पास विजुअल बेसिक है। इन सॉफ्टवेयर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, वो क्या चेंजेस आएंगी उनको भी हम देखेंगे इन सेशंस के अंदर। बेसिकली पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने स्किप किया था कि उसको बाद में जो है उसको थॉरली जो कम्प्लीटली जो है उसको देख लेंगे। तो उन चीज़ों को जो है अब इस दफ़ा जो है वो हम कंप्लीट स्टडी जो है उसकी भी करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या मीनिंग होते हैं। सो हम पढ़ने जा रहे हैं सी प्लस प्लस, और इसकी बेसिक जो है उसको आज हम समझेंगे कि बेसिक कहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं। अगर इसमें देखा जाए तो हमने जो एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर अगर कहा जाए प्रोग्राम का, तो उसको हम देख चुके हैं पहले। दोबारा फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि जब हम टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम इस तरह से बन रहा होता है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हेडर फाइल होती है, और हेडर फाइल्स के बाद जो है एक मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन के बाद इनके मेन बॉडी हमारे पास जो है वो स्टार्ट हो गई है, और इसके अंदर हमने लिखना होता है जो भी हम स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं। बेसिक प्रोग्राम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले हेडर फाइल्स हमारे पास होती हैं, और हेडर फाइल्स के बाद हमारा एक मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, और मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखना होती है स्टेटमेंट्स अपनी जो भी हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, और उसके बाद जो है वो हम गेट सी एस गेट करेक्टर के बाद जो है इस प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। बेसिकली ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है अगर हम वेरी करते हैं, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ये जैसे कि टर्बो सी प्लस प्लस के लिए ये वाला एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम किसी और जैसे कि जो सेकेंड हेडर फाइल है इसकी जगह पे हम stdio.h जो है वो भी हेडर फाइल यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारी कुछ चीज़ें कुछ चेंज हो जाती हैं कि सी आउट की जगह पर हम जो है वो प्रिंट एफ जो है वो कमांड यूज़ कर रहे होते हैं, सी इन की जगह पे स्कैन एफ जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वेरिएशन हमारे पास आ सकती हैं। बहरहाल टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को अगर हम देखें इसकी आउटपुट क्या आएगी, तो वो आउटपुट हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो होगी कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये हमारी स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो है बेसिकली लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम जाते हैं फंक्शन नेम की तरफ। अब फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास जो है वो किसी भी सी प्लस प्लस का एक फंडामेंटल ब्लॉक होते हैं हमारे पास। इसके में जैसे कि हमारे पास फंक्शन जो है वो मेन यूज़ किया था हमने, जो आप पीछे वाला ये वाला प्रोग्राम देखे थे, जो आपको ग्रीन कलर के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है व्हाइट में। तो इसमें मेन फंक्शन जो है वो हमारे पास यूज़ हो रहा है, और मेन फंक्शन के बाद हमने पैरेंथेसिस को जो है वो स्टार्ट किया है, और प्रोग्राम जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर जाकर ये वाली पैरेंथेसिस जो है वो एंड हुई है। तो पैरेंथेसिस जो है वो इस फंक्शन को जो है वो अलग कर रही है हमारे पास। हमने ये पैरेंथेसिस लाज़मी तौर पर यूज़ करनी होती हैं कि जब मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, तो मेन फंक्शन स्टार्ट होने के बाद हमने ये वाली पैरेंथेसिस को जो है वो लाज़मी तौर पर यूज़ करना है। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, तो वो इसको कोई एक वेरिएबल समझेगा, इसको कोई एक फंक्शन जो है वो नहीं समझेगा। तो इसलिए पैरेंथेसिस जो है वो हम लाज़मी तौर पर यूज़ करते हैं, और ये भी हम बात पहले देख चुके हैं कि हर एक जो मेन फंक्शन होता है, हम हर जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर एक मेन फंक्शन लाज़मी होता है हमारे पास। तो यहाँ पर मेन फंक्शन जो है वो हमने व्हाइट मेन जो है वो यूज़ किया हुआ है, और इसका नेम जो है वो डिस्टिंग्विश अलग होता है। ब्रेसेस एंड फंक्शन बॉडी जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो भी लिखा हुआ होता है, या फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, वो हमारे पास इसमें जो है इसकी फंक्शन बॉडी होती है। और हमेशा ये जो वाला फंक्शन जो है ये मेन के साथ जो है वो स्टार्ट होता है, मेन, और उसके बाद जो छोटी ब्रैकेट्स आ जाती हैं। इसमें जो है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें क्लासेस आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। उसको जो है वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं।
जैसे कि हम इसको कहते हैं सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के साथ डील करते हैं। तो वो क्या होती हैं, उनको हम जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे ही कुछ क्लासेस के बाद जो है उनको भी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास एक उसी प्रोग्राम के अंदर हमने एक प्रोग्राम स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, जिसको हमने कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम दिया था। तो उसका मतलब हमारे पास क्या होता है उस प्रोग्राम स्टेटमेंट का? तो जो प्रोग्राम स्टेटमेंट जो है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो एक फंडामेंटल यूनिट होता है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, ये वही वाली स्टेटमेंट है जो कि हमने अपने अभी प्रोग्राम के अंदर जो है वो लिखी थी, सी आउट कंप्यूटर प्रोग्राम। और सी प्लस प्लस के अंदर इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इसमें वाइट स्पेसेस जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सेमीकोलन लिखा हुआ है, सेमीकोलन को अगर मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर जाकर लिखूँ तो इसका मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। ये सी आउट मैंने लिखा हुआ है, इसके बाद ये वाली 2 जो है वो मैंने एंगल ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं। इन एंगल ब्रैकेट्स को अगर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँ, यहाँ पर इसी के बिल्कुल सामने भी ना लिखूँ तो वो भी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि इसमें व्हाइट स्पेसेस जो है वो मौजूद हो सकती हैं, जिसमें स्पेसेस, लाइन फील्ड्स, टैब्स, वर्टिकल टैब्स, यानी कि सी आउट और इसके बीच में अगर मैं काफ़ी सारी स्पेस डाल दूँ, तो वो भी मेरे पास इसमें कोई इफ़ेक्ट इसमें नहीं आएगा। प्रोग्राम की एग्ज़ीक्यूशन के अंदर कोई भी एरर जो है वो मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन ये व्हाइट स्पेसेस जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह के ऊपर जो है व्हाइट स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब हम हेडर फ़ाइल लिखते हैं, तो हेडर फ़ाइल को हम एक ही लाइन के अंदर लिखते हैं, उसमें हम व्हाइट स्पेसेस को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है बहुत सारी जगह के ऊपर हम इसमें व्हाइट स्पेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और उस व्हाइट स्पेस को यूज़ करने की वजह से कोई भी एरर जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा होता। लेकिन इसमें मसला ये आ जाता है कि वो प्रोग्राम हमारे लिए समझना उसको जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत फैला हुआ होता है, एक लाइन के अंदर नहीं होता। इसलिए हम प्रेफ़र करते हैं कि हम व्हाइट स्पेस को जो है वो यूज़ ना करें, और ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम जो है वो ईज़ी हो जाए। लेकिन अगर हम इसको यूज़ कर भी लेंगे तो भी हमारे प्रोग्राम की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमें जो है वो इसका आंसर बिल्कुल जो है वो ठीक मिलेगा। मैं इस तरह से जो है वो, अगर ये वाला प्रोग्राम हम बात करें, जो कि व्हाइट स्पेसेस के साथ बनाया हुआ है, इसमें हेडर फाइल्स ऐड की हैं, व्हाइट मेन के बाद जो है वो ब्रैकेट उसके सामने ही स्टार्ट कर दी है, देन सी आउट लिखा है, एंड नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो हमने 2 कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं वो लिखी हुई हैं, एंड देन सी जो हम स्ट्रिंग एज़ इट इज़ करवाना चाहते थे आउटपुट, वो हमने लिखी है, देन सेमीकोलन लिखा है। तो इसको हमने बड़ा तोड़-मरोड़ के जो है वो इनके व्हाइट स्पेसेस ऐड करके ये वाला प्रोग्राम बनाया है। लेकिन जब हम इसकी आउटपुट को चेक करेंगे, और जो प्रीवियस प्रोग्राम हमने सिंगल लाइन के अंदर ये सारा कुछ सी आउट वाला लिखा हुआ था, इसको चेक करेंगे तो इसमें कोई भी फ़र्क जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा। तो व्हाइट स्पेसेस जो है वो हम सी प्लस प्लस के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इस बात को भी याद रखना है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं, जहाँ पर हम व्हाइट स्पेसेस को ऐड नहीं कर सकते। अब उसके बाद हम जब आउटपुट लिखते हैं, जैसे कि कोई एक स्टेटमेंट को जो है वो मैंने लिखना है, जैसे 2 लाइन्स मैंने लिखनी है, तो उसके लिए जो है मैं 2 दफ़ा सी आउट यूज़ करता हूँ। जैसे सी आउट कंप्यूटर जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप मिड वाले को चेक करें तो 2 दफ़ा सी आउट लिखा है, और इस सी आउट कंप्यूटर पहले लिखा है, एंड देन सी आउट प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो वही वाली स्टेटमेंट जो कि लास्ट स्लाइड में हमने चेक की, कंप्यूटर प्रोग्राम हमने लिखा हुआ था, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को बेसिकली मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन्स के अंदर जो है वो स्प्लिट अप कर दूँ, या फिर कुछ ऐसी लाइन्स, कुछ ऐसी स्ट्रिंग हमारे पास हो सकती हैं कि जो एक लाइन के अंदर जो है वो कंप्लीट ना हो रही हो, एक लाइन के अंदर जो है वो उसको लिखना पॉसिबल ना हो, तो हम उसको जो है एक से ज़्यादा लाइन्स के अंदर जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं। तो एक से ज़्यादा लाइन में अगर हम लिखना चाहते हैं, तो हमें 2 दफ़ा जो है वो सी आउट उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है? एक तो सी आउट हमने ये भी देखा हुआ है ना कि हम 2 सी आउट को इकट्ठा कर सकते हैं, कि ये वाली जो एंगल ब्रैकेट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन एंगल ब्रैकेट्स को उठाकर मैं इसके सामने लिख दूँ। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब केस हमारा ये है कि जो हमने लाइन, एक सेंटेंस जो हमारा है वो बहुत लंबा है, और हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन के सामने ही हमें जो है वो शो हो रहा हो। ये ना हो कि कुछ चीज़
कुछ लाइन्स जो हैं या कुछ वर्ड्स उसके जो हैं वो कट हो रहे हों। तो उसको कट होने से बचाने के लिए ये हम कर सकते हैं कि आधी लाइन को ऊपर लिख लें, आधी लाइन जो कट हो रही थी उसको उठाकर फिर नीचे लिख लें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट, ये पहली लाइन लिख लेंगे और जो चीज़ बच रही थी उस सेंटेंस के अंदर उसको हम सेकंड सी आउट के साथ जो है वो आउटपुट करवा देते हैं स्क्रीन के ऊपर। सर जो यहाँ इस पर एंडल ऐड करना ज़रूरी है सर? एंडल जो है वो ज़रूरी नहीं है, बस ये वैसे ही मैंने उसी स्टेटमेंट को जो है जो कि पहले एक दफ़ा पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखी, जो हम शुरू से लेकर आ रहे हैं उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एंडल हम लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर या एंडल नहीं लिखते तो सर उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर बैकस्लैश एन को यूज़ किया हुआ है एंडल की जगह पे लाइन को एंड करने के लिए। जी। सर यहाँ पर अगर ये एंडल अगर हम यूज़ नहीं करते तो फिर सर ये प्रोग्राम उसी लाइन में शो नहीं होगा सर, एक ही साथ शो होगा ना सर? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है सर सी आउट में हमें स्क्रीन के ऊपर। स्टिल हमें जो है कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही लाइन के अंदर जो है वो शो होगा। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है हमारी कि हमने जो एक सेंटेंस करवाना था आउटपुट, हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है एक ही लाइन में आए, लेकिन यहाँ पर हम जो है उसको 2 लाइन्स के अंदर लिखें, हम ये चाह रहे हैं। तो उस केस में है हमारे पास कि पहली लाइन के बाद हमने सी आउट जो एंडल नहीं लगाना, हम चाहते हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, वो उसके साथ ही जो है वो लिखी हुई है क्योंकि वो एक ही लाइन है। यहाँ पे बस हम उसको लिखना जो है वो इनपुट जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसको जो है वो 2 लाइन्स के अंदर जो है वो शो करवाना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो सेकंड वाला जो है दिस इज़ द करेक्ट वे। अगर आप फर्स्ट वाला देखें तो वो करेक्ट वे नहीं है। अगर आपने कभी लिखा भी हो, तो उसमें आपको जो है वो एरर आएगा। सो कंप्यूटर अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन को इन्वर्टेड कोमास को जो है वो हमने या फिर कोटेशन मार्क्स को जो है वो डबल कोटेशन को हमने यूज़ किया है एंड यहाँ पर हम इसको एंड कर रहे हैं तो ये एरर आएगा और ये इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। दूसरा तरीका हमने ये निकाला कि हम 2 दफ़ा सी आउट लिखकर इसको जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं। लेकिन इसका एक और मेथड भी है कि हम सी आउट लिख इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने पहली लाइन लिखी और उसके एंड पे हमने जो है बैकस्लैश लगा देना है। जब हम उसके एंड पे बैकस्लैश लगा देंगे तो नेक्स्ट लाइन जो होगी वो भी इसी का पार्ट होगी। जैसे कि कलर से मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब आप फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट केस के अंदर जो है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा जिससे हमें पता चलेगा कि वो सी आउट का पार्ट हमारे पास अब नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर उसका कलर चेंज नहीं होगा अगर हम पहली लाइन के एंड पे बैकस्लैश को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके के साथ जो है, इस मेथड के साथ जो है वो हम एक लंबी स्टेटमेंट जो है, एक लंबा सेंटेंस जो है, उसको 2 लाइन्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। सी आउट को दोबारा लिखे बगैर कि हम सिर्फ़ एक दफ़ा सी आउट लिखें, ये बेसिकली दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन कि हमारी जो है वो लाइन जो है वो कंटिन्यू है ड्यू टू दिस बैकस्लैश। उसके बाद है कि हम आउटपुट किस तरह से करते हैं, जैसे कि हमने जो एक यूज़ की है हमने प्रोग्राम जो है वो पहले एग्जांपल में देखा, वहाँ पे हमने सी आउट को यूज़ किया हुआ था। सी आउट, इसको हम सी आउट पढ़ते हैं, सी फॉर कंसोल ऑफ आउटपुट के लिए जो है वो हम देख रहे हैं इसको। तो बेसिकली सी आउट इज़ अ ऑब्जेक्ट और इसको जो है वो पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है सी प्लस प्लस के अंदर, प्री डिफाइन कर दिया गया है टू करस्पॉन्ड टू स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के लिए स्ट्रीम क्या होती है, जिसे हम फ्लो ऑफ डाटा कहते हैं। तो बेसिकली सी आउट की वजह से जो डाटा है वो हमारा स्क्रीन के ऊपर फ्लो हो रहा होता है और इसको हम किसी दूसरी आउटपुट डिवाइस के ऊपर भी जो है वो रीडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं कि स्क्रीन के ऊपर किसी भी चीज़ को जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए। तो सी आउट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्री डिफाइन होता है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में और एक स्ट्रीम को हम कहते हैं फ्लो ऑफ डाटा। तो वहाँ से हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिकली कि ये फ्लो है हमारा, जो हमने फ्लो ऑन द स्क्रीन है कि हम जो आउटपुट अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं।
सी आउट एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो देखेंगे, इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है, और हम इसको भी अच्छी तरह से इसको इलैबोरेट करेंगे वहाँ पर। तो सी आउट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो सी आउट के बाद हमने 2 एंगल ब्रैकेट्स भी लगाई होती हैं, और इन एंगल ब्रैकेट्स को हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, या कहते हैं इसको पुट टू ऑपरेटर। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो राइट साइड के ऊपर इसकी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको भेज देना है उसने लेफ्ट साइड के ऊपर। जैसे कि ये वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सी आउट लिखा हुआ है हमने, उसके बाद 2 एंगल ब्रैकेट्स यूज़ की हुई है, एंड देन उसके बाद कोई एक वेरिएबल लिखा हुआ है। वेरिएबल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। हम दोनों चीज़ें जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं सी आउट के साथ। तो इसमें जो है वो वेरिएबल का नाम वेरिएबल कहा हुआ है इसको। तो वेरिएबल जो है वो इसकी वजह से, ये जो हमने जो है वो इंसर्शन ऑपरेटर दिया हुआ है, ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को रीडायरेक्ट कर देगा सी आउट की तरफ। और सी आउट जो है वो हमारे पास एक स्ट्रीम है, यानी कि इसने फ्लो करवाना है डाटा का आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो ये वाला वेरिएबल जो है ये रीडायरेक्ट हो जाता है सी आउट की तरफ, और सी आउट जो है फिर इसकी वैल्यू को जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा देता है, और हमें जो है वो वाली आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाती है। तो ये काम होता है इंजर्शन ऑपरेटर का, या फिर हम इसको पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं। और सी आउट जैसे बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं, तो बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमें शो होता है एज इट इज। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमें सी आउट एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स जिनको हम इंजर्शन ऑपरेटर कहते हैं या फिर पुट टू ऑपरेटर कहते हैं। देन कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम जो भी हमने लिखा हुआ होगा वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसको हम स्ट्रिंग कहते होते हैं। और जब भी कोई स्ट्रिंग आती है तो वो एज इट इज हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो जाती होती है। और एक कांस्टेंट हमें पता है वो होता है कि जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो वेरिएबल्स की वैल्यू को जो है वो चेंज किया जा सकता है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं किया जाता। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है बेसिकली, तो ये एज इट इज हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो जाएगी। उसके अलावा हमने जो है वो हैश इंक्लूड जो है ये यूज़ किया था अपने प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए। तो बेसिकली उनको जो है वो हम डायरेक्टिव्स कहते हैं, जो कि प्रोग्राम को जो है वो हमारे स्टार्ट करती हैं, किसी भी प्रोग्राम को। वो लाइन जो हमारे किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करती है उसको हम डायरेक्टिव कहते हैं। ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होती, लेकिन ये नेसेसरी होती हैं। क्यों नेसेसरी होती हैं इसको हम देखते हैं अभी। और पार्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ हमने मेन फंक्शन के अंदर लिखी होती है, कंपाइलर सिर्फ उसी को कंपाइल करता है, और उसकी कंपाइल करने के बाद जो उसको कन्वर्ट करता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, और जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं फिर उसको फॉलो करता है। तो बेसिकली हमने प्रोग्राम तो लिखना होता है अपना मेन फंक्शन के अंदर। तो ये वाली जो डायरेक्टिव्स हैं इनका क्या काम होता है, जो कि जिसकी मदद से हम जो है अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो इसको जो है वो हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। इसमें जो सबसे पहले सिंबल जो हैश सिंबल है उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और ये इंस्ट्रक्शन देता है कंपाइलर को। क्या इंस्ट्रक्शन देता है, इसको हमने एक दफ़ा क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट वाज़ दैट? जी, किसी को नहीं पता? ओके। तो ये हमने देखा था कि कंपाइलर का काम होता है कि उसने कन्वर्ट करना होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो लेकिन कंपाइलर के रन करने से पहले हमारे पास एक और प्रोग्राम हम कह सकते हैं रन होता है, जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इसका काम ये होता है कि जो भी हमने हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं, उन हेडर फाइल्स के अंदर जो फंक्शन स्टोर होते हैं, उसको एक अलग से फाइल के अंदर जो है वो बना देना। यानी कि इसका मतलब ये है आसान लफ्ज़ों में, कंपाइलर का काम क्या होता है कि उसने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर
कन्वर्ट करना है, यानी कि एक उसने अलग से फाइल बना देनी है ऑब्जेक्ट कोड की। ऑब्जेक्ट कोड की फाइल बनाने से पहले एक और फाइल बनती है। उस फाइल में क्या होता है, उसमें जो हमने मेन फंक्शन के अंदर कमांड्स वगैरह लिखी हैं वो तो एज इट इज होती हैं, लेकिन हेडर फाइल्स की जगह पर हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शंस हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं, तो वो एक अलग से फाइल बन जाती है। उस फाइल को फिर कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो कंपाइलर के रन करने से पहले हमारे पास प्री प्रोसेसर जो है ये रन हो रहा होता है। उसके बाद इंक्लूड लिखा हुआ है, तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड जो है, हैश इंक्लूड जो है, ये कंपाइलर को बताता है कि सोर्स फाइल के अंदर हमने एक फाइल को इंसर्ट करना है। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने कन्वर्ट कर देना होता है। अब उसने कौन सी फाइल को कन्वर्ट करना है ये हैश इंक्लूड बताता है कि कौन सी फाइल को हम जो है सोर्स फाइल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो एंड देन iostream.h जो है, ये हमारे पास जो है एक हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो स्टोर होते हैं। जैसे कि अभी हमने एक प्रोग्राम लिखा था स्टार्ट के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर जो हमने सी आउट लिखा हुआ है, बेसिकली सी आउट जो है वो स्टोर होता है आईओ स्ट्रीम के अंदर। और इसमें डॉट एच जो है वो हेडर फाइल की एक्सटेंशन है, जो कि हम कुछ यानी कि टर्बो सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम डेव की बात करें या फिर विजुअल बेसिक की बात करें, वहाँ पर डॉट एच जो एक्सटेंशन है इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था स्टार्ट के अंदर कि जब हम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर ही करते हैं कि इसके जब टर्बो सी प्लस प्लस हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कोई और यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ जो है वो चेंजेस आ जाएंगी। डॉट एच इसमें लिखना ज़रूरी है, लेकिन उन जो है वो इससे एडवांस जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर जो है वो लिखना ज़रूरी नहीं होता। देन हम जाते हैं हेडर फाइल्स की तरफ। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि हैश इंक्लूड का काम क्या होता है कि उसने हेडर फाइल को जो है वो इंक्लूड करवाना होता है, हेडर फाइल को जो है वो शामिल करना होता है, और ये काम होता है हैश इंक्लूड का। डॉट एच जो है वो उसमें हमने देखा कि एक्सटेंशन होती है। अब इसमें आईओ स्ट्रीम जो है बेसिकली ये क्या चीज़ है, जैसे कि अभी मैंने बताया भी कि ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर हम इंजर्शन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें आईओ स्ट्रीम को जो है वो लाजमी तौर पर यूज़ करना होगा। नहीं तो सी आउट जो है वो उसको वो नहीं जान पाएगा कि सी आउट को लिखने का पर्पज़ वहाँ पर क्या है, और आपको वो एरर देगा कि आपने बाय मिस्टेक जो है, जो इंजर्शन ऑपरेटर है वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर उसकी कोई जगह नहीं बन रही। तो अगर हमने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें ये वाली हेडर फाइल लाजमी तौर पर इंक्लूड करना पड़ेगी। अब सिर्फ यही वाली हेडर फाइल हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि conio.h ये वाली हेडर फाइल भी इंक्लूड की हुई है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो उस प्रोग्राम का काम होता है गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन जो है उनके लिए जो है वो वाली हेडर फाइल ज़रूरी होती है, लाजमी होती है, मैंडेटरी होती है। गेट सी एच का काम क्या होता है, टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो हमें शो होता है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। तो अगर हम गेट सी एच और ब्लैक स्क्रीन जो है, आपने नोटिस किया होगा कि हमारा प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर शो हो गया, वो उस वक़्त तक साइड पर नहीं होता जब तक हम कोई बटन प्रेस नहीं करते। तो गेट सी एच का काम ये होता है कि उसने ब्लैक स्क्रीन को उस वक़्त तक होल्ड करके रखना होता है कि जब तक हम कोई की अपने कीबोर्ड से प्रेस नहीं कर देते। तो अगर गेट सी एच को हम यूज़ नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमारे प्रोग्राम की सेहत पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कंपाइल भी हो जाएगा, वो एग्ज़ीक्यूट भी हो जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ीक्यूट हो रहा होगा तो उसकी ब्लैक स्क्रीन जो है वो होल्ड नहीं होगी। फॉर द पार्ट ऑफ सम सेकंड जो है वो स्क्रीन हमें शो होगी कि ब्लैक स्क्रीन जैसे झलक सी एक थोड़ी-सी हमें जो है वो दिखेगी उसकी, और उसी वक़्त सर लेकिन ब्लैक सर प्रोग्राम में से अगर गेट स्विच नहीं लिखता तो सर एरर तो शो हो जाता है ना सर। नहीं, उसकी एरर शो नहीं होता। हम अभी देखेंगे भी इसको। सर इसका आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं होता गेट सी एच का? नहीं, आउटपुट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका काम सिर्फ़ ब्लैक स्क्रीन को होल्ड करना होता है। अभी जो है वो टर्बो सी के ऊपर हम ये वाला प्रोग्राम बनाएँगे भी और देखेंगे कि उसको रिमूव करने से क्या इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है। ओके सर। सर ये गेट सी एच और कॉनियो जो है इनका सर क्या रिलेशन होता है सर? ये वहाँ से ये कॉनियो डॉट एच जो है वहाँ से सर ये हेडर फाइल्स वगैरह वहाँ से लेते हैं सर?
या बिल्कुल, ये कमांड वाले वगैरह जो को? भी जी, ये हमने जो भी फंक्शंस इसमें लिखने होते हैं, जैसे सी आउट लिखना है, सी इन लिखना है, गेट ch लिखना है, बेसिकली ये मीनिंगलेस हैं अगर हम हेडर फाइल्स को नहीं लिखते, क्योंकि सी आउट ने क्या काम परफॉर्म करना है, सी इन ने क्या परफॉर्म करना है, इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये सारा कुछ सेव है हमारे पास उन हेडर फाइल्स के अंदर। तो हेडर फाइल्स के अंदर इनका काम स्टोर है कि इनका पर्पस क्या है। अगर हम हेडर फाइल्स नहीं लिखेंगे तो ये मीनिंगलेस है, प्रोग्राम को नहीं पता चलेगा कि ये हमने क्यों लिखा हुआ है। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट आगे मजीद फर्दर कंटिन्यू करने से पहले अब तक जो हमने पढ़ा है उसको हम टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको विजुअल स्टूडियो जो है उसके ऊपर किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, या फिर डेव के ऊपर जब हम लिख रहे होते हैं तो यूजिंग नेम स्पेस std हम वहां पर यूज कर रहे होते हैं। तो उसको यूज करने का पर्पस क्या होता है, उसको अगर हम यूज नहीं करते तो हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या एरर आता है, और बेसिकली फिजिकल मीनिंग क्या है उसको यूज करने के, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर, और जो भी चीज़ें हमने अभी बनाई हैं उन चीज़ों की जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे कि वो किस तरह से रन होती हैं और क्या मतलब होता है उनका। तो ये हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपने लैब के अंदर जो है वो यूज़ भी किया हुआ है। ये इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसको अगर फुल स्क्रीन करना है इस एरो पे कर सकते हैं क्लिक, और अगर इसको हम बंद करना चाहते हैं तो क्लोज करना चाहते हैं तो इस डॉट के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। और सेव करने के लिए F2 इसकी शॉर्ट की है, या फिर यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ओपन अगर हमने कोई प्रोग्राम करना है तो ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे तो वो वाला प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। कॉपी पेस्ट कट क्लियर हम वो सारा परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं इसको। ये एक बेसिक सिंपल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हेडर फाइल्स को ऐड करता हूँ। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अब हम करना है सेव। तो सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, सेव के ऊपर मैं इसको क्लिक करूंगा और इसका कोई भी नेम जो है वो मैं रख सकता हूँ इस प्रोग्राम का। तो ये वाला मैंने इसका ए बी इसका एक नेम रख दिया। अब इसको मैं कंपाइल करूंगा, कंपाइल करके मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कोई एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब ये वही स्ट्रक्चर है जो कि अभी हमने बात की। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लिखनी है, हेडर फाइल्स के अंदर हैश इंक्लूड के बारे में आप जान चुके हैं, प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है जिसमें इंक्लूड करना होता है इस हेडर फाइल को, जो कि हमने इसके सामने लिखी हुई है आईओ स्ट्रीम। और कंपाइलर के रन करने से पहले हमारे पास से प्री प्रोसेस डायरेक्टिव में रन होना होता है बेसिकली। सेकंड भी हमने ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है वाइट मेन, ये हमारा एक मेन फंक्शन है जो कि किसी भी प्रोग्राम का एक एसेंशियल पार्ट होता है, एक ज़रूरी हिस्सा होता है। अगर हम ये नहीं लिखते तो वो हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं हो सकता। ये मुख्तलिफ जगह पर आप इसको डिफरेंट तरह से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वाइट मेन लिखा हुआ है तो यहाँ पे इंट मेन लिखा हुआ हो सकता है, या फिर जस्ट मेन भी लिखा हुआ हो सकता है। तो उसको लिखने का पर्पज़ ये होता है कि अगर यहाँ पे हमने इंट मेन लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न 0। बेसिकली जो भी हमारे पास कोई एक फंक्शन होता है उस फंक्शन ने कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है। तो यहाँ पर अगर हमने एक मेन फंक्शन लिखा हुआ है तो इस फंक्शन ने भी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी है। अब वो वैल्यू क्या होगी, अगर वो वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारी मशीन को, हमारे कंप्यूटर को, कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, रन हो चुका है। तो अगर हम इंट में लिखते हैं
तो उस पे हम एंड पे बताते हैं कि 0 इसको रिटर्न करेगा, कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 होगी। लेकिन अगर हम इंट मेन यहाँ पर नहीं लिखते, जैसे कि पहले मैंने लिखा हुआ था, मैंने लिखा हुआ था वाइट में, तो वाइट का मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ये है कि मेन फंक्शन को जो है कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन नहीं होगी, इसको जो वैल्यू असाइन होगी वो एम्प्टी होगी या फिर 0 होगी। तो इसलिए इंट मेन अगर हम लिखेंगे तो रिटर्न करवाना पड़ेगा, अगर हम वाइड में लिखते हैं तो इसमें हमें जो है इसको रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है अब वो फंक्शन 0 बताएगा। और जो मेन फंक्शन होता है इसको हम सेमीकोलन के साथ एंड नहीं करते, जैसे कि मोस्टली हम हर प्रोग्राम जो भी लिखते हैं उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उन स्टेटमेंट्स को हम एंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। उसके बाद जैसे कि हमने ब्रैकेट्स की बात की थी, कर्ली ब्रेसेस की, तो ये वाली कर्ली ब्रेसेस से हम इसको स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं कि हमने फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखना होगा वो सारा कुछ यानी कि हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है। इसके अंदर हमने फिर सी आउट लिखा, और सी आउट को लिखने का पर्पस जो है ये आउटपुट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं सी आउट, एंड देन उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर हमने लिखा है। देन कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो हमने जिस किसी भी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को लिखा हुआ, स्ट्रिंग कांस्टेंट को लिखा हुआ है कि ये चीज़ एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमारे पास शो हो जाए, और इसको एंड किया है सेमीकोलन के साथ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मोस्टली जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, उसको हम एंड करेंगे सेमीकोलन के साथ। और देन उसके बाद है गेट सी एच, जिसकी भी मैंने बात की कि ये हमें लिखना ज़रूरी है। पहले हम इसको ऐसे ही इस तरह से मैं इसको रन करता हूँ, तो बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है। मैं दोबारा फिर से इसको रन करता हूँ, और अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 2 दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब मैं अगर इसको दोबारा फिर से रन करूँ तो मेरे पास 3 दफ़ा लिखा हुआ आएगा बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो मैंने, अब मैं एक और काम करता हूँ, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जगह पर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर इसको मैं कर देता हूँ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब अगर इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो रन करता हूँ तो मेरे पास आएगा इस तरह से, जो पहले बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 3 दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो अब ये हो क्या रहा है कि इसमें जो मैंने प्रीवियसली प्रोग्राम को रन किया था उसकी आउटपुट भी मेरे पास इस दफ़ा जो मैंने प्रोग्राम रन किया है उसमें शो हो रही है। तो ये मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने प्रीवियसली प्रोग्राम रन किया था उसकी आउटपुट जो है वो मेरे इस दफ़ा वाली आउटपुट के अंदर शामिल ना हो, वो इसमें इंक्लूड ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो एक ऐड करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन जो है वो ऐड कर दूँगा, तो अब अगर मैं रन करूँगा तो कोई भी जो प्रीवियसली प्रोग्राम को मैंने रन किया था उसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो मेरे पास शो नहीं होगी। तो ये फ़ायदा है हमारे पास क्लियर स्क्रीन को यूज़ करने का, और पर्पज़ है अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। अगर मैं ये वाली हेडर फाइल इसमें इंक्लूड नहीं करता, तो इसको मैं करता हूँ कंपाइल, तो मेरे पास एक एरर आता है, और वो एरर मैसेज अगर आप देखें तो लिखा हुआ है अनडिफाइंड सिंबल सी आउट। इसका मतलब ये है कि सी आउट जो है इसको वो अब समझ रहा है कि ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है और ये एक गलती है, क्योंकि उसको सी आउट के मीनिंग का पता ही नहीं है कि सी आउट यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, इसका पर्पज़ क्या है। वो इस वजह से क्योंकि इसके मतलब जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर थी वो हमारे पास स्टोर थी उस हेडर फाइल के अंदर, जिसको हमने IO स्ट्रीम कहा हुआ था। तो अगर हमने इसको यूज़ करना है तो इसके लिए हमें ये वाली हेडर फाइल जो है वो लाज़मी तौर पर यूज़ करना पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं ये सेकंड वाली हेडर फाइल नहीं लिखता तो फिर मेरे पास क्या होता है, फिर मेरे पास 2 एरर आ रहे हैं। वो कहता है फंक्शन CLR शुड हैव अ प्रोटोटाइप एंड फंक्शन गेट शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो अगर कभी भी ये वाला एरर हम आपके पास आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, इसका मतलब ये होगा कि उसके रिस्पेक्टिव हेडर फाइल जो है वो हमने उस प्रोग्राम के अंदर ऐड नहीं की थी। तो प्रोटोटाइप देखते ही आपको ये समझ आना चाहिए कि
हेडर फाइल जो है वो हमने ऐड नहीं की हुई, तो यहाँ पे दो फंक्शंस ने कहा है क्लियर स्क्रीन और गेट ch। तो इसका मतलब क्लियर स्क्रीन और गेट ch अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये वाली हेडर फाइल जो है ये लाजमी तौर पर लिखना होगी। तो ये वाली हेडर फाइल थी। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं ये मेन फंक्शन के बाद सेमीकोलन लगा दूं, फिर क्या एरर आता है मेरे पास? फिर आता है डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। तो मैंने वो वाला जो डिक्लेयर किया हुआ है, जो मेन फंक्शन है, उसको मैंने टर्मिनेट इनकरेक्ट किया है, उसको टर्मिनेट नहीं करना था मैंने, तो ये एरर आ रहा है मेरे पास। अगर मैं ये एंड वाली ब्रैकेट को शामिल नहीं करता, इसको रिमूव कर देता हूँ, अब मेरे पास क्या एरर आएगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। अब वो मुझे बता रहा है कि आपकी एक स्टेटमेंट ये वाली जो है ये मिस है इस जगह के ऊपर। और अगर मैं इसको नहीं लिखता फिर मेरे पास 4 एरर आ रहे हैं। द मिसमैच इन द ई डिक्लेरेशन ऑफ सी आउट, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, एक्सपेक्टेड जो ब्रैकेट उसने वो बताई हुई है। तो बेसिकली अब हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट से। अगर हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई हुई तो हर चीज़ जो है उसके अंदर जो है वो हमारे पास एरर आएगा। अगर मैं मेन फंक्शन ही ना लिखूँ फिर, तो फिर वो कहता है डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। तो मेन फंक्शन जो है वो हमारे पास लाज़मी है उसको लिखना। तो अब ये प्रोग्राम हमारे पास एरर फ्री हो चुका है। इसके बाद जो है अगर मैं यहाँ पे गेट ch को शामिल नहीं करता, जो कि अभी हम बात भी कर रहे थे इसकी, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? गेट ch को मैं नहीं लिखता तो मेरे पास कोई एरर इसमें शो नहीं हो रहा, 0 एरर एंड 0 वार्निंग। मैं इसको करता हूँ रन, तो वो ब्लैक स्क्रीन जो है वो आती है थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन यानी कि 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए, और उसी वक्त जो है वो गायब हो जाती है। लेकिन जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, इस कंपाइलिंग में कोई एरर नहीं आ रहा मेरे पास। तो अब ये वाला प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, लेकिन ये रन नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने ब्लैक स्क्रीन को जो है वो होल्ड नहीं किया हुआ, जिसके लिए हम गेट ch को यूज़ करते हैं। तो गेट ch जब हम यूज़ करते हैं तो इसका काम यही होता है कि इसे ब्लैक स्क्रीन को होल्ड करके रखना है। कब तक? ये ब्लैक स्क्रीन होल्ड है, ये इस वक्त तक होल्ड रहेगी जब तक मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के कोई भी की जो है उसको प्रेस नहीं कर देता। तो अब मैं ये प्रेस की और अब ये वाली जो है ब्लैक स्क्रीन मेरे पास गायब हो गई है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर मैं ये 2 लाइनों के अंदर लिखना चाहता हूँ, जैसे कि इसको मैंने 2 लाइनों के अंदर कर दिया। कलर अगर आप देखें तो चेंज हो गया, पहले ये कंप्लीट रेड था, अब इसके अंदर जो है वो प्रोग्राम जो है वो ग्रीन में लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल, तो मेरे पास 3 आ रहे हैं एरर। स्ट्रिंग अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग आर कैरेक्टर कांस्टेंट, कि ये जो हाइलाइटेड लाइन है इसमें हमने स्ट्रिंग को टर्मिनेट नहीं किया हुआ। स्टेटमेंट मिसिंग, सेमीकोलन मिस है इसके अंदर। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग आर कैरेक्टर कांस्टेंट, वो भी हमारे पास इसमें जो है वो मिस है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं इसमें मिस हो रही है हमारे पास। लेकिन अगर इसी चीज़ के अंदर एंड पे मैं एक लगा दूं बैक स्लैश, तो अब क्या हुआ? कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया। और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो फिर क्या होगा? कोई एरर नहीं आ रहा। इसको मैं रन करता हूँ तो C++ प्रोग्राम जो है वो भी मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं 2 लाइनों के अंदर एक चीज़ को लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सी आउट जो है मैं दोबारा से यूज़ ना करूँ, तो पहले वाली लाइन के एंड पे जो है वो मैं एक बैक स्लैश यूज़ कर सकता हूँ, जिसका मतलब ये होगा कि अब उसके बाद वाली लाइन जो है वो भी उसी का पार्ट है, उसी स्ट्रिंग का, उसी सी आउट का जो है पार्ट है, और उसमें कोई एरर हमारे पास नहीं आएगा और वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। C++ के बाद बैक स्लैश एन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि एंड लाइन है और ये नेक्स्ट लाइन जो है इसके बाद जो कुछ भी लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में शो होगा। तो इसलिए जो है बैक स्लैश एन को लिखा जाता है। इसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं और उनके ज़रिए से हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हमारे पास हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है वो आती हैं। तो अब तक जो हमने देखा है इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो वो बताएं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर उसके बाद जो है हम फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं। सर ये अगर ब्लैक स्लैश एन ना लगाएं तो ये प्रोग्राम साथ ही लिखाएगा इसके सी आउट हाँ वाली लाइन के? जी बिल्कुल, मैं इसको जो है रिमूव करता हूँ और रिमूव कर दिया। अब इसको रन करते हैं तो C++ प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ बैक स्लैश एन
और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ आएगा। सर अगर ब्लैक स्लैश भी ना लगाएं जस्ट एन तो लिखें। केरा सी नो सर, मतलब कुछ भी ना लिखे है, ऐसे ही निचली लाइन पे प्रोग्राम जिस तरह लिखा हुआ है। हम्म ये ये वाली सर बैकस्लैश भी रिमूव कर दें। जी जी सर, आप क्या हम्म होगा? तो फिर हमारे पास इसमें 3 एरर आएंगे। ओके ठीक है, इसमें बैकस्लैश लगाते हैं तो वो नीचे वाला हिस्सा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके। सर कहीं पे ऐसे भी होता है, हम ब्लैक बैक स्लैश एन और टी में जो है, इसमें मुझे समझ नहीं है कि बैक स्लैश एन और टी ये कहाँ पे यूज करते हैं, बैकस्लैश यानी टी कि जो है, मतलब डिफरेंस मुझे समझ नहीं आई। हाँ बैकस्लैश एन जो है कि ये हम यूज करते होते हैं नेक्स्ट लाइन एंड लाइन को एंड करने के लिए, कि इसके जी जी। बाद जो कुछ भी लिखा जाए वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो। बैकस्लैश टी इसको हम यूज करते हैं टैब स्पेस के लिए। स्पेस जो है वो हम अपने कीबोर्ड से भी स्पेस बार, एक बड़ा सारा बटन जो है वो आपको दिख रहा होगा, उससे भी हम स्पेस दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने टाइम्स भी हम इसको स्पेस देना चाहें। लेकिन अगर हम एक फिक्स स्पेस उसको देना चाहते हैं तो हम बैकस्लैश टी लिख देते हैं, इसको हम टैब स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर 8 स्पेस आ जाती हैं 8 टाइम्स। उसका मतलब ये है कि आपने 8 टाइम्स स्पेस बार को क्लिक किया तो जितनी स्पेस बनेगी वो आप जस्ट एक बैकस्लैश टी लिखकर लगा सकते हैं। ठीक है, तो बैकस्लैश एन का मतलब है कि लाइन को एंड किया जा रहा है, और बैकस्लैश टी का मतलब ये है कि 8 स्पेसेस उसमें जो है वो ऐड की जा रही सर है। ये तो जो ये बैक स्लैश एन है, ये एंडल की जगह पे यूज होती है ना? जी बिल्कुल, एंडल जो है एक मैनिपुलेटर है और बैकस्लैश एन जो है एक स्केप सीक्वेंस है। इन दोनों का जो सेम काम होता है कि लाइन को एंड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो टी है सर, ये किसी भी एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट तक जो स्पेस होती है उसके लिए? नहीं, एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट नहीं, 8 टाइम स्पेस ऐड करने के लिए। जैसे ये सी प्लस प्लस लिखा हुआ है, मैं सी और प्लस के बीच में बैकस्लैश टी डाल देता हूँ। अब इसकी जो है वो हम चेक करते हैं, तो सी और प्लस प्लस के बीच में आप देख सकते हैं कि काफी सारी स्पेस ऐड हो गई है। सही सही, ठीक ठीक हो है, गया। तो ये 8, अब मैं एक प्लस और दूसरे प्लस के बीच में बैकस्लैश टी कर देता हूँ। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं फिर से ए, पहले सी है फिर स्पेस फिर प्लस, अब फिर इसके बाद मैं यहाँ पर भी अगर बैकस्लैश टी ऐड कर दूं और अब इसको रन करूं, फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया, तो अब जो है ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अब इसमें अगर आप स्पेस को चेक करें तो इक्वल स्पेस आपको नजर आएगी कि सी और प्लस के बीच में, दो प्लस के बीच में, प्लस और प्रोग्राम के बीच में जो स्पेस है वो इक्वल है। अगर हम इसको स्पेस बार के साथ खुद से स्पेस ऐड करना चाहते तो हो सकता था कि हम जो उसमें स्पेस ऐड कर रहे हों, किसी के अंदर जो है हम 5 स्पेस ऐड कर दें, किसी में 6 कर दें, किसी में 2 स्पेस ऐड करें, यानी कि एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी थी। किसी में कम स्पेस होनी थी, किसी में ज़्यादा स्पेस होनी थी। तो इसलिए अगर हम ये चाह रहे हों कि हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें, कि स्पेस जो है वो सब में इक्वल हो, तो फिर उस जगह पर हम बैकस्लैश टी यूज़ कर देते हैं। या फिर अगर हम खुद से अपने हाथ से स्पेस इतनी दफ़ा टाइप नहीं करना चाहते, बैकस्लैश टी 2 वर्ड्स हम लिखेंगे उसके ऊपर, जो 8 टाइम्स हमने किसी एक की को प्रेस करना था वो हम 2 टाइम्स जो है वो प्रेस करते हैं और वो जो है हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो ये इसका जो है वो हमें फ़ायदा हो जाता है। सही। अच्छा सर, एक कंफ्यूजन हो रही है, वो ये है कि जब हम गेट सी एच नहीं लगाते तो ये हमें ब्लैक स्क्रीन जो है वो शो नहीं करता। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे ऐसे याद आ रहा है कि मैंने क्लास में एक प्रोग्राम किया, दो नंबर्स को जो है मैंने उनका सम निकाला, तो उसने मुझे ब्लैक स्क्रीन तो शो की, लेकिन मेरे ख्याल में आउटपुट उसने शो नहीं की। वो आप यहाँ पे एग्ज़ैक्टली करके लेकिन दिखाइएगा जरा। लेकिन इसमें जो है ना, ब्लैक स्क्रीन उनके ऊपर शो हो रही होगी, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए तकरीबन शो हुई होगी या फिर हाफ सेकंड के लिए शो हुई होगी, उसके बाद वो रिमूव हो गई होगी। क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर वहाँ पर मौजूद हैं वो थोड़े-से स्लो हैं, उनकी प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी-सी स्लो होती है। मेरे कंप्यूटर जो लैपटॉप है, ये अभी आपको जो मैंने गेट सीएच को रिमूव किया, आपको नज़र ही नहीं आएगी ब्लैक स्क्रीन, बिल्कुल। क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग जो है वो फ़ास्ट है, तो जैसे ही जो है वो ब्लैक स्क्रीन आई और वापस चली गई, हमें वो नज़र ही नहीं आई। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जब आपने उसके ऊपर रन किया था, तो वो चूँकि उसकी प्रोसेसिंग स्लो थी, तो वो आहिस्ता से पहले ब्लैक स्क्रीन आई, फिर उसके बाद आउटपुट शो होनी थी उसके ऊपर, लेकिन वो होल्ड नहीं हो सकी और वो वापस चली गई। सही हो गया सर। इसको मैं इसी लाइन के अंदर सर ले मैं आता हूँ।
जी सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी वो ये है कि जब हम फाइल का नेम सेव कर लेते हैं तो हम जब फाइल्स ओपन करना चाहते हैं तो वो जो नीचे नेम दिए होते हैं उनमें नेम क्यों नहीं आता? आपको वो वाले नेम वहाँ से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये मैंने ए बी के साथ इसको सेव किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अब ये अब जब यहाँ फाइल्स ओपन करते हैं तो वहाँ वो नेम नहीं होता, वो याद करना पड़ेगा कि हमने इस नाम से सेव किया है। नहीं, ये देखें, ये ओपन है ना, ओपन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर लिखें, ठीक है? ये वाली जो लिखी हुई है, नेम जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखने के लिए यहाँ पर ए बी लिखें, आप ओपन करें, आपके पास वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। वहाँ से सर ढूंढने की लेकिन जरूरत ही नहीं है। नीचे जो हमने नेम लिखे होते हैं उनमें तो शो नहीं ना होता वो। हाँ, उनमें जो है कुछ फाइल्स आपकी शो होती हैं, कुछ जो है वहाँ पर शो नहीं हो रही होती। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें आपको, बल्कि अब तो ये वो हुआ है, जो बिल्ट इन चीज़ें थी वो यहाँ पर हमें शो हो रही हैं। जो बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि क्लॉक, हेलो, लेज़र, रेनबो, साउंड के लिए प्रोग्राम यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये बिल्ट इन है। और बिल्ट इन का मतलब पहले से हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो है बनाए हुए हैं। जब हम फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो प्रोग्राम शो हो रहा होता है वो बेसिकली रेनबो का प्रोग्राम शो हो रहा होता है। तो वो रेनबो जो है वो हमें वहाँ से उसको रन करके हम चेक भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम उसको जो है वो बंद कर देते हैं, वहीं पर उसको स्टॉप कर देते हैं, नहीं देखते, लेकिन वो शो हो रहा होता है। तो ये बिल्ट इन प्रोग्राम कुछ उन्होंने खुद से बना के उसके अंदर जो है वो स्टोर करवाए हुए हैं। नेक्स्ट जो है हमने वाइट स्पेसेस का इसके अंदर जो है वो देखा हुआ है कि हम वाइट स्पेसेस अगर ऐड करें अपने इस प्रोग्राम के अंदर तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। एक तो इसमें जो है वो पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। स्टब के बाद ये मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा, इसको मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा, इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, और अगर मैं रन करता हूँ तो वो भी मेरे पास उसी तरह से रन हो रहा है जैसे कि अगर मैं वाइट स्पेसिस में ऐड ना करता तो फिर रन होता। तो यहाँ पे ये वो एग्जांपल है जो कि हमने वाइट स्पेसिस देखा था कि अगर हम इसमें नेक्स्ट लाइन ऐड करते हैं, या फिर ये मैंने इसमें इतनी सारी स्पेस ऐड कर दी, इसमें ये वाली स्पेस ऐड कर दी, इसको जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं लिखूँ ये इसमें हम ऐड नहीं कर सकेंगे। अब ये मेरे पास जो है कंपाइल करता हूँ कोई एरर मेरे पास नहीं आएगा। तो वाइट स्पेसेस अगर हम ऐड कर देते हैं अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर तो बहुत सारी जगह पर उसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होता, और वो हमारे पास प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा एंड रन भी हो जाएगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। सर ये जितने दफा हम प्रोग्राम को रन करते हैं सर उतनी दफा ये जो टैब ओपन होते हैं सर 1 3 4 जिस तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है सर, ये राइट कॉर्नर के ऊपर, तो सर ये इसको कैसे खत्म करते हैं सर? ये इसको यहाँ पर जो डॉट नजर आ रहा है सर, ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के जो ऊपर, उसी से वो खत्म हो जाते हैं या सर उसके लिए कोई और? ठीक है, ये मैंने ये इसलिए नज़र आ रहा है इतनी दफ़ा क्योंकि मैंने 3-4 दफ़ा जो है वो ओपन किया है इस प्रोग्राम को। अगर मैंने दोबारा ओपन ना किया होता तो ये मेरे पास 3-4 टैब्स जो है वो नज़र ना आ रही होती। और अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो डॉट जो बना हुआ है लेफ़्ट साइड के ऊपर, उसको क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी, और हर दफ़ा रन करने से ये बार-बार रिपीट नहीं होती, ये एक ही रहती है। मैंने खुद से ओपन किया था, इस वजह से ये हमें 3 जो है वो 4 आपको नज़र आ रही है। सर मेरा जो लैपटॉप है सर, उसमें जब भी मैं रन करता हूँ सर, वो उसके बाद ये जो टैब बढ़ती ही जाती है सर, ये कम ही नहीं हो रहा है सर, प्लीज नहीं, में नहीं, क्या नहीं, मसला है आप सर? देखते हैं ये 4 है, रन किया, स्टिल 4 है, फिर से रन किया, स्टिल 4 है। तो जितनी दफ़ा भी मैं इसको रन कर लूँ, ये जो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो आप ओपन करते होंगे। आप इसको दोबारा एक दफ़ा चेक कीजिएगा सर बनाकर ये कि जो राइट साइड से एरो का निशान है यहाँ से ये खत्म हो नहीं जाता? नहीं, यहाँ से ये ख़त्म नहीं होता है, ये स्क्रीन को फुल या हाफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। जी जी, आप इस पे करें तो ये पीछे बैक चला जाएगा ना, यानी कि फॉल हो जाएगी। नहीं, फ़िलहाल जो है ये वो है, हुआ है कोई कि इसके ऊपर ये माउस इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका पर्पज़ ये होता है कि हाफ हो जाएगी स्क्रीन, यहाँ तक आ जाएगी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि इसमें जो है ये हाफ हो जाएगी, और टैब भी जो है जितनी दफ़ा रन करेंगे उसके साथ इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा।